Good morning students, welcome to all of you in our YouTube channel Future Doctor Classes। प्यारे बच्चों, आज हम 12th बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेटा 12th बायोलॉजी के अंदर जो अपना लास्ट लेक्चर था, जिन बच्चों ने अटेंड नहीं किया उनको मैं एक बार बता दूँ बेटा कि जो अपना लास्ट लेक्चर था उसमें हम डिस्कस कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बेसिक करैक्टर्स के बारे में। ठीक है, बेसिक नीड्स क्या होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए, तो उस पर अपना टॉपिक चला हुआ था। आज के जो वीडियो रहेगा बेटा, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर क्यों माना जाता है, क्यों हम बेटर बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एज़ कम्पेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेटर क्यों कहा गया है, क्यों माना जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक अच्छा मेथड है ए सेक्सुअल के कंपेयर में। तो देखो बेटा, नॉर्मली अगर हम इस चीज़ को नॉर्मल लाइफ एग्जांपल से अगर डिनोट करना चाहें तो जैसे कोई भी इंसान है, कोई भी एक ह्यूमन बींग्स है, अगर वो अच्छा है, अपनी अच्छाई को किसी बेटर वे से एक्सप्रेस कर रहा है, उसे वो उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उसके जो गुण हैं, कैरेक्टर्स जो हैं, वो उस इंसान को उस दुनिया भर की भीड़ से यानी कि पॉपुलेशन में सबसे एक अलग बनाता है, एक अलग सी पहचान देता है। तो इसी तरह से सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा, इसके अंदर कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं, कुछ एक क्वालिटीज़ हैं जो इसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से अलग से पहचान देता है, एक बेटर मेथड का क्रेडिट देता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, तो उन कैरेक्टर्स के बारे में, उन पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा एक जो सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट जो इसका पॉइंट है, जो इसे डिस्टिंग्विश करता है, डिफरेंट बनाता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से और इसे बेटर क्रेडिट का हकदार बनाता है, तो वो जो अपना पॉइंट है बेटा वो है वेरिएशन। ठीक है, तो ये जो वेरिएशन पॉइंट है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक बेटर मेथड का क्रेडिट दिलवाता है। वेरिएशन एक्चुअली होता क्या है बेटा, वेरिएशंस को हिंदी में हम डिनोट करते हैं विभिन्नता से। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है, विभिन्नताएं होती हैं। जैसे मान लो मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है या फिर मेरा फैमिली मेम्बर कोई भी है, तो उनके बीच में और मेरे बीच में आपको वेरिएशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। हम ये नहीं कह सकते कि सर वो भी ह्यूमन है हम भी ह्यूमन है तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ। डिफरेंसेस बेटा, वेरिएशंस सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली नहीं होता, वेरिएशंस हमें जेनेटिकली भी देखने को मिलते हैं, मॉर्फोलॉजिकली हमें बेसिक से हम देख सकते हैं, जैसे हाइट के केस में मान लो, ठीक है, या फिर कलर के बेस पे मान लो आप। तो ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस है। लेकिन जो यहाँ पर मैटर करता है, जिसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं, वो वेरिएशन बेटा मेन तौर पर किसके रिलेटेड रहेंगी, जेनेटिक वेरिएशन से। तो वो वेरिएशंस एक इंडिविजुअल्स के अंदर मिलते हैं, सेम स्पीशीज़ के जो इंडिविजुअल्स होंगे उनमें भी वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो वेरिएशंस का कारण क्या है, क्या इसका फंक्शन है और ये क्यों ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो बेटा वेरिएशंस जो होता है वो एक ऑर्गेनिज्म को बेटर वे प्रोवाइड करता है सर्वाइव करने के लिए इन्वायरमेंट में। ठीक है, इट इज़ द बेसिक करेक्टर, इट इज़ द बेसिक करेक्टर of an organism which provide better way to survive या फिर for survive, better way for survive in environment। ठीक है बेटा, क्यों, यह जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन विभिन्नता को बोलते हैं, और जो वेरिएशंस होता है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो होता है जेनेटिकली फैक्टर्स के बेस पे हम वेरिएशंस को इम्पोर्टेंस देते हैं। क्योंकि जो वेरिएशंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स को इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। क्यों, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर हर एक सेकंड में क्या होता है, इन्वायरमेंट में चेंज होता है, यानी कि हर पॉइंट पे इन्वायरमेंट में चेंज देखने को मिलता है। अगर एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशन नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा,
अपने आप को अडप्ट नहीं कर पाता है। और अगर इन्वायरमेंट में अडप्ट नहीं कर पाएगा तो उससे क्या होगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो चीज़ें, ये करेक्टर्स हैं, ये एक ऑर्गेनिजम्स को बेटर सर्वाइवल के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके लिए यूज़फुल होते हैं एक इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो हमें है, वेरिएशंस जो है, वेरिएशंस हमें कहाँ से मिलेंगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। और यही कारण होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को बेटर मेथड कहा जाता है एज़ कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, वेरिएशन समझ में आया? आई होप वेरिएशन से आप क्लियर हो गए होंगे कि क्यों वेरिएशंस के बेस पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को बेटर मेथड बोला गया है, बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा वेरिएशंस के अलावा एक दो पॉइंट और भी हैं, जैसे जीन फ्लोट पॉपुलेशन होता है, यानी कि जो वेरिएशंस हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जैसा कि आप लोगों को पता है 2 ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्वमेंट होता है, मेल फीमेल इन्वॉल्वमेंट ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो उनमें क्या होता है, जब वो एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनका आर्म्स का क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम पे, तो उसमें क्या होता है, एक दूसरे के जो करेक्टर्स हैं, जीन हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं एक दूसरे में। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से पॉसिबल है ट्रांसफ़र होना क्रोमोसोम्स के आर्म्स का, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मेथड की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि सेक्सुअल मेथड में ही तो 2 ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हीं के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, और ये सिर्फ सेक्सुअल मेथड में देखने को मिलता है। तो वहाँ से क्या होगा, फ्लो ऑफ जीन, यानी कि अगर किसी तरह की कोई वेरिएशंस आ जाती है क्रोमोसोम्स के अंदर, म्यूटेशन आ जाता है, तो वो क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफ़र होता है, 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन वो चीज़ें फ्लो करती हैं। तो ये सारे की सारी चीज़ें हमें किस में देखने को मिली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। और ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, जो करेक्टर्स हैं, वेरिएशन है, जीन फ्लो पॉपुलेशन है, इवोल्यूशन है, ठीक है, इवोल्यूशन के लिए भी जो बेसिक नीड्स होती हैं, बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं, जो उसको रिक्वायरमेंट होता है इवोल्यूशन के लिए, वो सारे के सारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स कहाँ से क्रिएट होते हैं बेटा, वेरिएशन से क्रिएट होते हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो थी अपनी, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को डिनोट कर रही हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से बेस्ट माना जाता है, अच्छा मेथड माना जाता है। ठीक है बेटा, आई होप यहाँ से क्लियर हो गया होगा। एक बार आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, फिर अगर यहाँ से आपको समझ में आ गया है तो फिर बुक उठाना, बुक में पढ़ के देखना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो जैसा मैं हर वीडियो में बेटा आपको बोलता हूँ कि प्लीज़ जब भी आप वीडियो या लेक्चर अटेंड करते हो उस समय आपके पास कॉपी पेन यानी कि नोटबुक और पेन होना चाहिए। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट आपको क्रिएट हो तो आप उस डाउट को नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिएगा। और उस चीज़ के लिए अगर आपको सॉल्यूशन भी नीड होगा, आई होप सॉल्यूशन तो चाहिएगा ना, आप डाउट्स को नोट कर रहे हो तो आपको सॉल्यूशन भी चाहिए। तो बेटा उस चीज़ के लिए आप, अगर आपको डाउट है, आपको सॉल्यूशन चाहिए होगा, तो आप उस चीज़ में आप क्या करोगे, या तो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में डालो, या फिर आप जिस ग्रुप से अटैच में हो, जिस ग्रुप से जुड़े हुए हो, स्कूल के ग्रुप में मान लो आप ऐड हैं, तो वहाँ मैं वीडियो डालता हूँ। अगर वहाँ आपको कुछ क्रिएट हो रहा है डाउट्स तो आप वहाँ ग्रुप में छोड़ दीजिएगा। नहीं, उसके अलावा भी मैंने अपने वीडियो में नंबर भी शेयर किए होंगे, 1-2 वीडियो पीछे डाले हैं, फिर से कर देता हूँ बेटा। मेरे जो व्हाट्सएप नंबर हैं वो हैं 999 नहीं, ये रहने दो बेटा, इस पर बंद है, इनकमिंग कॉल भी बंद हो गया है। इसके अलावा आप ये नंबर नोट कर लीजिएगा 7015069686। आप इस नंबर पे बेटा मेरे को कॉल कर सकते हो, बाय कॉल अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आप लोगों के लिए ही हम हैं। अगर आपके डाउट्स होंगे, हम क्लियर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी एजिटेशन ना फील करें। जैसा भी डाउट हो, जब भी क्रिएट हो, ओनली फिर डे टाइम के लिए बेटा, नाइट में परेशान मत करना, क्योंकि नाइट में मेरे को भी काम होता है, मैं खुद भी स्टडी करता हूँ। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप बाय कॉल मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन डे टाइम के दौरान। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को मैं रिमूव करता हूँ, फिर अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा आप लोगों ने पढ़ा, लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे कि क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को एक बेटर मेथड माना गया है एज़ कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि बेटा वेरिएशंस होती है, एवोल्यूशन है, ठीक है, जीन फ्लो पॉपुलेशन है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलग बनाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से।
अभी तक हमने उसके बारे में प्रशंसा की। देखा, जैसे हम नॉर्मल लाइफ में एग्जांपल लेते हैं कि अब तक हमने उस पर्सन की अच्छाइयों के बारे में बताया है, यानी कि उसकी गुड क्वालिटीज़, यानी कि जब भी कोई इंसान, अच्छाई जिसके अंदर ज़्यादा होती है, बुराइयाँ कम होनी चाहिए अच्छाइयों की कंपेयर में। अगर अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं तो इंसान अच्छे करेक्टर्स की वजह से जाना जाएगा, लेकिन अगर बुराइयाँ हैं तो कहीं ना कहीं अगर कंपैरिजन हम करते हैं तो उन बुराइयों को भी पॉइंट आउट करना पड़ता है। तो इसी के बातों को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा डिसएडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो डिसएडवांटेज क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो बेटा जो डिसएडवांटेज हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सबसे पहले हमने शायद लेक्चर जब डालना शुरू किया होगा या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना शुरू किया है तभी लास्ट स्टार्टिंग में मैंने शायद लिख दिया होगा कि इट इज़ ए स्लोअर प्रोसेस। क्या है? इट इज़ ए स्लोअर प्रोसेस। ठीक है बेटा, सबसे पहला जो इसका डिसएडवांटेज है वो यही है कि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। यानी कि बात करें ह्यूमन बीइंग के केस में, रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, यानी कि बहुत ही स्लो प्रोसेस है एक नए ऑर्गेनिजम्स को बनने में। ह्यूमन के केस में 9 मंथ का टाइम लगता है। क्या लगता है? 9 मंथ का टाइम लगता है एक नए ऑर्गेनिजम्स को बनने में। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये स्लो प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, इट नीड्स लॉट ऑफ रिसोर्सेज, इट नीड्स लॉट ऑफ रिसोर्स। ठीक है, क्या होता है जो सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है इसमें लॉट ऑफ रिसोर्सेज की नीड होती है, मतलब अलग अलग रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, थर्ड आता है नॉर्मली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइपेरेंटल होता है। इट इज़ नॉर्मली बाइपेरेंटल। अब किसी बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि सर बाई पेरेंटल ये इसकी डिस्क्वालिटी कैसे हुई? तो डिस्क्वालिटी बेटा देखो, यहाँ कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसा है जो इस चीज़ में नेगेटिविटी को शो कर रहा है। वो ये है कि अगर रिप्रोडक्शन करना होगा ना तो इसमें 2 पेरेंट्स की नेसेसरी जरूर है, यानी कि 2 पेरेंट्स का होना ज़रूरी है। और 2 पेरेंट्स अगर नहीं होंगे तो सेक्सुअल मेथड जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेथड है उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो जाती हैं। यानी कि अगर रिप्रोडक्शन करना है तो 2 ऑर्गेनिजम्स को अवेलेबल करवाओ, उसके बाद में जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को शो कर रहा है। लेकिन सेक्सुअल मेथड में क्या था, आप एक ऑर्गेनिज्म को लो, ठीक है, यहाँ तक भी ऑर्गेनिज्म अगर आप नहीं भी लेते हो ना, तो जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन था अपना, ये सेक्सुअल टाइप का जो रिप्रोडक्शन है उसमें एक पॉइंट था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से रिलेटेड था। उस केस में बेटा हम क्या कर रहे थे कि प्लांट का स्टेम, रूट, ब्रांचेस या फिर लीव्स कोई भी एक पोर्शन लेते थे, तो वहाँ से अगर उसका छोटा सा भी पार्ट्स अगर हम यूज़ करके एक नया प्लांट बना रहे हैं तो उस केस में ये वाला जो पॉइंट है कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को शो करता है, क्योंकि यहाँ 2 पेरेंट्स का होना नेसेसरी है, ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर नहीं होंगे तो उसमें दिक्कत आ जाती है, परेशानी हो जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो यहाँ ये नेगेटिविटी को शो करता है, इसीलिए इसे डिसएडवांटेज में लिखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ड्यू टू पुअर जेनेटिक मेकअप, young ones और डाई। ठीक है, ये पॉइंट क्या कहता है बेटा, ये शो कर रहा है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मान लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और जो नया यंग वंस बनने वाला है उसके अंदर जो जेनेटिक मेकअप है वो अच्छे से अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा, एक नए ऑर्गेनिज्म जो बनने वाला है उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन ऐसा जेनेटिकली मेकअप के केस में अगर जहाँ पर 2 लोग हैं
वहाँ पर लड़ाई के चांस भी होते हैं ना। नॉर्मल लाइफ में अगर हम रिलेट करें, जहाँ दो इंसान बैठते हैं वहाँ वो लड़के भी उठ सकते हैं, यानी कि एक दूसरे से झगड़ के भी उठ सकते हैं, प्यार से भी उठ सकते हैं, यानी कि वहाँ पॉसिबिलिटी है। अगर अकेला एक इंसान ही वहाँ पर बैठा हुआ है तो वो किससे लड़ेगा? बहुत कम पॉइंट है ना, नेगेटिव के बराबर है, मतलब बिल्कुल जीरो की पॉसिबिलिटी है कि वो वहाँ से किसी से लड़के उठे या किसी से झगड़ के उठेगा वहाँ से, ऐसा तो बहुत कम चांस है। लेकिन अगर जहाँ दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं वहाँ अगर जेनेटिक मेकअप में कोई भी अगर थोड़ी भी अगर परेशानी हो जाती है, थोड़ा सा भी अगर पुअर जेनेटिक मेकअप हो जाता है, तो एक जो यंग वंस बनने वाला है उस यंग वंस की डेथ हो जाती है। तो ये क्या थी बेटा, उसके कुछ डिसएडवांटेज थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के। इससे पहले हमने बात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को बेटर मेथड क्यों कहा जाता है एज कम्पेयर टू सेक्सुअल मेथड के कंपेयर में। तो वहाँ हम बात कर रहे थे मिस्टर सेक्सुअल की, जो मान लो सेक्सुअल को हम ह्यूमन से रिलेट करते हैं, किसी भी इंसान का एक नाम सेक्सुअल है, वो वहाँ उस चीज़ के बारे में हम उसको पॉजिटिव दिखा रहे थे, उसकी अच्छाइयाँ गिना रहे थे। लेकिन यहाँ क्या करते हैं, उसकी कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स को हमने शो किया है, जिसे लिखा गया है डिसएडवांटेज ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, डिसएडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चा, ये थी डिसएडवांटेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्या क्या कमियां होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, चलो आई होप आ गया होगा समझ में। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो जो लाइफ के अंदर जो ह्यूमन लाइफ होती है वो किन किन स्टेज से होके गुजरती है, कौन कौन से लाइफ टाइम में पीरियड्स आते हैं, यानी कि कौन सा फेज़, यानी कि रिप्रोडक्शन करने से पहले कौन सा टाइम पीरियड कहलाएगा, रिप्रोडक्शन कर रहा है जिस टाइम पीरियड में उसमें फेज़ को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, जब उसने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया तो उसके बाद के टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करने वाले हैं। अभी इसको मैं रिमूव करता हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। देख लो आप इस, चलो बेटा अब डिस्कस कर लेते हैं फेजेस कौन से होते हैं लाइफ साइकिल के अंदर, यानी कि ह्यूमन का लाइफ साइकिल में कौन कौन सी लाइफ फेजेस आती हैं, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। इसके अंदर 3 फेजेस होती हैं लाइफ साइकिल के अंदर, 3 फेज देखने को मिलेंगी बेटा। सबसे पहले होती है जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज स्पेलिंग का बेटा थोड़ा सा देख लेना, करेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट आता है बेटा इसके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, एंड थर्ड अपना आएगा इसमें सेनिसेंट फेज, सेनिसेंट फेज। सेनिसेंट को फेज को बेटा एक नाम और से भी जाना जाता है जिसे बोलते हैं एजिंग, एजिंग फेज। ठीक है, ये 3 फेज होती हैं लाइफ साइकिल के अंदर। लाइफ साइकिल में ये 3 फेजेस देखने को मिलती हैं। तो ये कौन सा टाइम पीरियड होता है, यानी कि बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है बेटा। एक तो है जुवेनाइल फेज, फर्स्ट जो सबसे स्टार्टिंग का टाइम पीरियड होता है जिसे हम चाइल्डहुड डेज बोलते हैं, बिफोर प्यूबर्टी से पहले का। उसके बाद हम, ठीक है बेटा, तो जो प्यूबर्टी से पहले का टाइम होता है, यानी कि जब तक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल नहीं होंगे, अपना काम स्टार्ट नहीं करते, उससे पहले का जो टाइम होता है उस टाइम पीरियड को बेटा जुवेनाइल फेज बोला जाता है। उसके बाद जैसे ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो मैच्योर होंगे, अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो उस टाइम पीरियड को बोला जाएगा रिप्रोडक्टिव फेज। और वो कब तक रहता है, अनटिल जब तक वो रिप्रोडक्शन शो करेंगे, जब तक वो रिप्रोडक्शन शो करेंगे, यानी आफ्टर प्यूबर्टी टू द टाइम पीरियड वेन एवर दे वर्क फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके प्यूबर्टी एज के बाद, यानी कि रिप्रोडक्टिव जो फेज़ आएगी वो कब से स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी के बाद। तो प्यूबर्टी आने के बाद से लेकर जब तक वो और रिप्रोडक्शन शो करेगा ऑर्गेनिज्म, उस टाइम पीरियड के दौरान उसे क्या बोला जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज बोला जाएगा। जैसे ही रिप्रोडक्शन करना बंद किया, रिप्रोडक्शन फेज उसकी ख़त्म हुई, तो वहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है, सेनिसेंट फेज। ठीक है, और एजिंग फेज के केस में हम बोलते हैं ह्यूमन के केस में, सेनिसेंट अगर नॉर्मली यूज़ किया जाता है प्लांट के केस में। ठीक है,
तो ये 3 फेजेस हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो बेटा आप यहाँ लिख सकते हो, इट इज़ द टाइम पीरियड बिफोर प्यूबर्टी। इट इज़ द टाइम पीरियड बिफोर प्यूबर्टी। ठीक है, ये प्यूबर्टी से पहले का टाइम पीरियड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज कौन सी होती है बच्चा, रिप्रोडक्टिव फेज होती है आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी के बाद जो टाइम पीरियड होता है, कहाँ तक, अनटिल द ऑर्गेनिज्म शो रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्यूबर्टी से लेकर जब तक एक ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन शो करता है उस टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाता है। अब बात करें सेनिसेंट फेज की बेटा, तो यहाँ पर आएगा आफ्टर द एज व्हेन द पर्सन स्टॉप रिप्रोडक्शन। इट इज़ द टाइम पीरियड, इट इज़ द टाइम पीरियड आफ्टर रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है बेटा। तो सेनिसेंट फेज क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद का जो टाइम पीरियड होता है, कहाँ तक, अनटिल डेथ, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, अनटिल डेथ, उसकी मृत्यु तक का टाइम पीरियड। जैसे ह्यूमन के केस में बात करें, फीमेल के केस में हम यहाँ पर एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो किसी फीमेल गर्ल्स का जन्म हुआ, जब तक उसके अंदर प्यूबर्टी नहीं आती, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शनल नहीं होते, तब तक का टाइम पीरियड यानी कि बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक का टाइम पीरियड क्या कहलाएगा, उसका जुवेनाइल फेज। जैसे ही उसका फंक्शन ऑर्गन्स जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल हो जाएंगे, रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो वो टाइम पीरियड कब तक, मीनोपोज तक, जब तक वो लास्ट ब्लीडिंग उसमें होगी, यानी कि जब तक वो रिप्रोडक्शन शो करेगी। यानी कि हम बता सकते हैं, मान सकते हैं, जैसा एनसीईआरटी बताता है 45 से 50 ईयर्स तक, 45 से 50 ईयर्स तक इन केस ऑफ फीमेल के केस में, ह्यूमन फीमेल में रिप्रोडक्शन फेज चलता है। यानी कि प्यूबर्टी से लेकर 45 ईयर से तक एक फीमेल में कौन सा फेज होता है, रिप्रोडक्टिव फेज। अब जैसे ही मीनोपोज हुआ, मीनोपोज होने के बाद उसमें रिप्रोडक्शंस करने की एबिलिटी ख़त्म, अब वो रिप्रोडक्शन नहीं शो करेगा। तो वहाँ से मीनोपोज से आगे उसकी डेथ तक का जो टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड को क्या बोल देंगे, एजिंग फेज या फिर सेनिसेंट फेज। तो ये था बेटा फेजेस जो एक ह्यूमन लाइफ साइकिल में हमें देखने को मिलता है। या फिर बात करें प्लांट के केस में भी हम बता सकते हैं, तो लाइफ साइकिल के अंदर ये जो टाइम पीरियड है अपना लाइफ का, जैसे लाइफ स्पैन जिसे बोलते थे, फ्रॉम बर्थ टू लेकर नेचुरल टिल डेथ तक, बर्थ से लेकर डेथ तक का जो टाइम पीरियड था उसे हम लाइफ स्पैन बोल रहे थे। तो लाइफ स्पैन के अंदर जो टाइम पीरियड होता है उसे 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो फेज था बेटा जुवेनाइल फेज, सेकंड आता है रिप्रोडक्टिव फेज, एंड द लास्ट क्या आएगा, सेनिसेंट फेज, जिसका दूसरा नाम से भी बोला जाता है एजिंग फेज। तो इन फेजेस के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा, समझा भी। आई होप आपको भी समझ में आया होगा बेटा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे पास डाउट सेंड कर सकते हो। तब तक के लिए बेटा आई होप आज के लिए इनफ है। तब तक आप लोगों को क्या करना है, पीछे के जो लेक्चर्स अभी तक हमने यूट्यूब पे डाले हैं या फिर आपने अटेंड किए हैं, उनको रिवाइज़ कीजिएगा। इनको तो फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम उस चीज़ के बारे में और डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, अपने आप को सेफ रखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।